नमस्कार। मैं ऋचा और मैं राकेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। कहते हैं कि आपकी सफलता को ना दूसरे तय करते हैं, लेकिन आपकी संतुष्टि जो है वो आप खुद तय करते हैं। अगर आप किसी चीज़ में संतुष्ट हैं तो आप जीवन में बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर आयाम पा सकते हैं। क्यों राकेश? बिल्कुल ऋचा, आपने सही कहा। और हम सभी को ये समझना चाहिए कि जीवन एक मौका है जी, बेस्ट करने का, बेस्ट बनने का और बेस्ट पाने का। और हम सभी को अपनी ऊर्जा चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि उस समस्या का समाधान करने में हम उसे ढूंढें और उसे अपनी ऊर्जा में उसे खपत करें। तब जाकर हमें वाकई में फ़ायदा होगा और उसका समाधान भी मिलेगा। और ये समाधान कैसे मिलेगा? तो समाधान मिलेगा अच्छे अच्छे विचारों से। और बिहार बिहान रोज़ाना नए दिन, नित्य नए दिन, सुबह सुबह अपने महात्माओं के जरिए आप तक हम विचार साझा करते हैं। देखते हैं आज का विचार। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। हम स्वागत करना चाहेंगे पटना आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर त्रिलोकनाथ सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है त्रिलोकनाथ जी हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान में आपका। बहुत नमस्कार सभी दर्शकों को और आपको भी मुझे ये अवसर देने के लिए। जी त्रिलोकनाथ जी, आपके बारे में हम बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में आप वाइस चांसलर के पद पर आपने काम किया है। इसी के साथ आप एचपीसीएल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर भी आपने काम किया है। और आप आईआईटी भागलपुर, एनआईटी जमशेदपुर और एनआईटी पटना के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस मेंबर के सदस्य भी हैं आप। तो टेक्नोलॉजी से जुड़े जो भी हमारे शख्सियत होते हैं, जो भी मेहमान होते हैं, तो मन में उत्सुकता बहुत ज़्यादा हो जाती है कि जानने की इच्छा हो जाती है, जानने की टेक्नोलॉजी से जुड़ा कई सारे विषय हो जाते हैं। तो आईआईटी को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपके शैक्षणिक के विषय पर बात करेंगे कि आपकी शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई, शुरुआती शिक्षा, फिर हायर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ आपका जो रुझान है वो कैसे गया, जरूर चाहेंगे इसके बारे में बताएं। जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा भिलाई, जो आजकल छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है, उस समय मध्य प्रदेश था, वहाँ से मैंने शुरुआत की। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने पूरी अपनी शिक्षा प्राप्त की, पीएचडी तक। और मैं वहीं पर शिक्षक था 10 वर्षों तक। वहाँ से शिक्षक होने के बाद मैं आईआईटी बॉम्बे चला गया और बॉम्बे में भी अभी कार्यरत हूँ। इसी बीच में कुछ जो दायित्व आपने बताए उनका निर्वहन किया मैंने। और 2022 से मैं आईआईटी पटना के निर्देशक के दायित्व का कार्य देख रहा हूँ। जहाँ तक विषय है कि मैं टेक्नोलॉजी के तरफ क्यों गया, तो मेरे मन में हमेशा एक कौतूहल रहता था किन्हीं विषयों को जानने का। और मेरी सबसे ज़्यादा अभिरुचि थी पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है, नीचे ज़मीन के भूतल के नीचे क्या हो रहा है, कैसी गतिविधियाँ होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती है और आप हमारी आवश्यकताओं को कैसे पृथ्वी पूरा कर सकती है। इन विषयों के रुचि को ध्यान में रखते हुए मैंने खनन क्षेत्र में अपने को स्थापित करने की कोशिश की और उसी का आज भी विद्यार्थी हूँ। तो खनन अभियांत्रिकी के अंदर मैंने शैल चिकित्सा के ऊपर हमने जो है वहाँ पे पीएचडी किया और वहीं पे मैं कार्यरत था, माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उस समय आईटी था, आजकल आईआईटी बीएचयू वाराणसी उसको बोलते हैं। तो इस तरह से रुझान था उसके। लेकिन कभी भी मेरे परिवार के तरफ से किसी का दबाव नहीं था कि आपको ये बनना है और ये करना है, ऐसा नहीं था। मैं अपने स्वतंत्र अपने को पा करके और अपने को मैंने जहाँ भी मुझे उचित लगा मैंने उसमें कार्य करना प्रारंभ किया और उसी क्षेत्र में अभी भी काम कर रहा हूँ। आज भी मैं विशेष तौर से मेरा रिसर्च जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, नेचुरल डिजास्टर के ऊपर है और जो लोग सुदूर पहाड़ों में रहते हैं उनके जीवन को कैसे बेहतर टेक्नोलॉजी के आधार पर कर सकते हैं, इसमें हमारी अभिरुचि है और इसी के तहत हम काम कर रहे हैं। और मेरा कार्य क्षेत्र कहीं छोटे से जगह पे कन्फाइंड नहीं है। कोई मेरी प्रयोगशाला प्रकृति है और प्रकृति के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और उत्तराखंड से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग काम करते रहते हैं। और जहाँ भी हो सकता है अपने टेक्नोलॉजी के आधार पे, अपने थोड़े मोड़े जो ज्ञान है उनके आधार पे
भारत के समाज को किस तरह से हम समृद्ध कर सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं और सेफ रख सकते हैं, इसका मेरा प्रयास रहा है। क्या बात है। जी, अगर अभी वर्तमान की बात की जाए प्रोफेसर त्रिलोकनाथ जी, तो अभी आप डायरेक्टर हैं पटना आईआईटी में, तो वहाँ पर वर्तमान में किस तरह जो कोर्सेज हैं अभी चलाए जा रहे हैं, क्या नए कोर्सेज की वहाँ पर अभी संभावना है और कितने जो स्टूडेंट्स हैं अभी वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जरूर इसके बारे में बताएं। जी, आईआईटी पटना सेकेंड जनरेशन आईआईटी जो 8 खुले थे उनमें से है, और 2008 में भारत सरकार के स्वीकृति के बाद ये चालू हुआ आईआईटी पटना। पहले हम पटना के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहले हमने प्रारंभ किया, 2008 से 2014 तक ये यहीं पे चला। 2015 में ये कैंपस जो है हम लोगों को समर्पित हुआ और हम लोगों को मिला, और वहाँ पे हमने सब शिफ्ट किया है। 2015 के बाद से सारी गतिविधियाँ थोड़ी सी तेज़ी आई उसमें, और हमारे पास 7 इंजीनियरिंग के और 3 साइंस के और 1 ह्यूमैनिटीज़ के डिपार्टमेंट हैं। हम टोटल विद्यार्थी आज के डेट में 3500 के करीब 3500 विद्यार्थी हैं, जिसमें बीटेक, एमटेक और पीएचडी हैं। हमारा 2 कोर्स जो है वो काफ़ी लड़कों को पसंद आता है। एक तो हमारा एआई एंड डाटा साइंस का कोर्स है और एक कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है। इसमें बहुत सारे अच्छे विद्यार्थी जो अच्छे रैंक के हैं वो आते हैं। करीब करीब 22 राज्यों के विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व है कैंपस के अंदर में बीटेक के कोर्स में, और करीब करीब 200 के करीब में जो हैं शिक्षक अभी हैं, और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं अच्छे शिक्षकों को यहाँ पे लाने के लिए, जिससे कि अच्छी शिक्षा दी जाए। बिल्कुल। तो एमटेक प्रोग्राम जो है हमारा वो उसमें भी एआई डाटा साइंस में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, केमिकल इंजीनियरिंग में है, सिविल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में है। ये सभी विषयों में हम लोग कराते रहते हैं, और इसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, इसमें हमारा मास्टर प्रोग्राम है। विश्व साइकिल दिवस पर आधारित हमने ये विशेष स्टोरी देखी और आपने भी देखा। पर्यावरण की अगर दृष्टि से अगर बात की जाए तो ये बहुत ही बड़ा महत्व हो जाता है साइकिल को लेकर, हमारा स्वास्थ्य भी और हमारा पर्यावरण भी, एक जागरूकता के उद्देश्य से भी इसे प्रचार प्रसार और इसे हम मनाते हैं। अगर बात की जाए अगर वर्तमान में पर्यावरण की प्रोफेसर टीएन जी, तो वर्तमान में देखा जाए तो गर्मी का जो तापमान है देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या इंसान, क्या पशु पक्षी, जीव जंतु, सब लोग परेशान है। एक हीट स्ट्रोक, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक आपदा की तरह हम सभी पर ये है। आप इसे किस तरह से देख पाते हैं? पर्यावरण में कितना असंतुलन हुआ है और कैसे इसे कम किया जा सकता है, और आप अपने आप को पर्यावरण के कितने नज़दीक पाते हैं, जरूर बताएं इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूरा विश्व जो है जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है। आज कार्बन के परसेंटेज वातावरण में 422 ppm के करीब हो गया है, और इससे हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 20-25 सालों में, जितना कार्बन हम नहीं भेज पाए वातावरण में, उससे दुगना हमने कार्बन को वातावरण के अंदर स्थापित कर दिया, जिसके कारण से एक ग्लोबल वार्मिंग शब्द का निर्माण हो गया और लोग चिंता करने लगे। अभी जो आज का जो समय है, इसके अंदर 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो प्रकृति का अत्यधिक उपभोग करना, ये एक महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता से ज़्यादा प्रकृति का दोहन कर रहा है, वो पानी का दोहन हो, ऑक्सीजन को लेने की होड़ हो, पेड़ों को काटने की होड़ हो। इन सारे चीज़ों के कारण धीरे धीरे वातावरण जो है वो एकदम दूषित हो गया है। दूषित कहने का मेरा मतलब है कि उसको दूषित करने का हमने एक निर्वहन का काम किया है, और हम ही उसके सूत्रधार भी हैं। हमें एक स्वस्थ समाज के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए वातावरण भी जरूरी है। हम बहुत व्यक्तिगत तौर पे स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन वातावरण स्वस्थ नहीं है तो हम अस्वस्थ ही हैं। अभी हम जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, ग्रीन फील्ड कम होते जा रहे हैं। जब ग्रीन फील्ड कम होंगे तो ऑक्सीजन अपने आप कम होने लगेगा। पानी का अत्यधिक दोहन हम करने लगे हैं, जिससे कि पानी भी प्रदूषित होने लगा है।
नदियों में पानी कम आ रहा है पहले की अपेक्षा से, क्योंकि हमारे ग्लेशियर की स्थिति भी विकट संकट के दौर से गुजर रही है। और जब ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघलना शुरू होगा तो जो अभी देख रहे हैं आप, इससे भी विषम परिस्थिति आएगी, क्योंकि उसके कारण से अत्यधिक जल आएगा और एक जो उसके कोस्टल रीजन है उनके अंदर पानी की जो हाइट है वो बढ़ सकती है। और यदि आधे मीटर 1 मीटर तक हाइट बढ़ गई तो कोस्टल रीजन में जितने भी देश हैं, जितने भी हमारे शहर हैं, उनके अस्तित्व के ऊपर संकट आ सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें तो पर्यावरण स्वस्थ रहे, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। क्योंकि प्रकृति जो है वो न्यूट्रल होती है, वो ना गरीब देखती है ना धनी देखती है, लेकिन उससे प्रभावित होने वालों में मैक्सिमम लोग गरीब ही होते हैं। आज का जो तापमान आप देख रहे हैं, ये तापमान जो है कोई ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन हो गया है, ये धीरे धीरे हर साल बढ़ रहा है, लेकिन हमारी बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर आ गया है, जिससे हम चिंता करना शुरू करती हैं। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाना, और केवल पेड़ लगाना नहीं होना चाहिए, पेड़ को कैसे संरक्षित और सुरक्षित रख पाएँ इसके ऊपर भी एक ध्यान होना चाहिए, इसके ऊपर भी सबको मिल के काम करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि पानी की एक बजटिंग होनी चाहिए। जिस तरह से आर्थिक रूप से आप अपना बजट बनाते हैं, आपकी जितनी सैलरी है उसके अनुसार आप अपने परिवार को चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम पानी के बारे में ऐसा व्यवहार करते हैं? ऐसा कभी नहीं करते। हम जब भी कहीं जाते हैं, नल खुला हुआ है, तो एक नागरिक होने के कारण हमारा दायित्व तो बनता है कि किसी से गलती हो गई तो हम वो गलती न करें, उस टेप को बंद करते हैं। क्योंकि पानी जो है केवल पैसे से नहीं बन सकता है, ना मिल सकता है। आपको पैसा आपके पास रहेगा लेकिन पानी उपलब्ध नहीं है। और आजकल की जो स्थिति देख रहे हैं कई शहरों में, बेंगलोर शहर है जिसके बारे में बहुत चर्चा आप लोग खुद भी टीवी के माध्यम से कर रहे हैं, पानी की संकट है। जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे गंगा का जल स्तर कम होता जा रहा है, सोन में पानी कम आ रहा है, और जो पानी आ रहा है उसके अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट आ रहे हैं, जिसमें लेड है, आर्सेनिक है, क्रोमियम है, फ्लोराइड है, जो कि उस पानी को ग्रहण करने से बहुत सारी बीमारियां अपने आप जो है आप उसको कैरी कर सकते हैं। तो यदि हम अत्यधिक दोहन करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल त्रिलोकीनाथ जी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर हम सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब साइकिल की ही बात हो गई, सेहत और पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ शुरुआत खुद से करना चाहिए। अब त्रिलिचा मैं बताना चाहूँगा, मुझे खुद याद नहीं है मैंने आखिरी बार साइकिल कब चलाई थी, जबकि मैं खूब पहले साइकिल चलाया करता था। लेकिन अब वाकई में न सिर्फ हमें जागरूक होना है बल्कि पहल भी करने की आवश्यकता है। और सर ने भी बहुत अच्छी बात कही कि एक बजट होना चाहिए। आप जो खर्च करते हैं तो उस खर्च का बजट होना चाहिए। लेकिन अगर हम एक छोटा सा और सवाल है मन में कि आजकल लोग अपार्टमेंट्स में रहने लगे हैं, उतना ज़मीन नहीं है कि वो उतना प्लांट लगा सके। जब हम अगर शहरों की बात करें तो ऐसे स्थिति में वो क्या करें? क्योंकि आजकल तो है कि लोगों के पास उतनी जगह नहीं है कि वो प्लांट लगाए, तो ऐसे में वो कौन से प्लांट लगा सकते हैं? प्लांट, जो भी आप प्लांट लगाए, उसमें कोई सा भी प्लांट रहेगा वो कहीं ना कहीं से ग्रीन में आपको कंट्रीब्यूट करेगा, सहयोग। कोई भी छोटा मोटा प्लांट चलेगा, कोई भी छोटा प्लांट हो, लेकिन प्लास्टिक के प्लांट नहीं होने चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर त्रिलोकनाथ जी, आपने कई सारे रिसर्च वर्क्स भी किए हैं, उन विषयों पर भी जरूर हम बात करना चाहेंगे। क्या प्रमुख रिसर्चेस आपके द्वारा किए गए उसके बारे में जरूर बताएं। रिसर्च तो मोस्टली हमारा ये जो क्लाइमेट चेंज है इससे ही संबंधित है, नेचुरल डिजास्टर। आप आए दिन सुनते होंगे कि जब ही बरसात आती है पहाड़ों के अंदर उसकी स्थिरता के ऊपर सवाल उठने लगते हैं और बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं, जैसे लैंडस्लाइड जिसको आप बोलते हैं। तो लैंडस्लाइड को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको अवॉइड किया जाए और कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि आज पहले लैंडस्लाइड की घटनाएं कम होती थी। आजकल जब से हम विकास के दौर में गुजर रहे हैं कि सभी को अच्छा कनेक्टिविटी होना चाहिए, सभी को एक दूसरे शहर से जोड़ना है, सभी को एयरपोर्ट से जोड़ना है, सभी को रेलवे स्टेशन से जोड़ना है, तो आपको बहुत सारे रास्ते बनाने पड़ेंगे। और उन रास्तों को बनाने में कभी कभी हम जो है ध्यान नहीं देते हैं और पहाड़ों की कटाई जो है विकास के नाम पे अत्यधिक कर देते हैं। तो उनका भी अपना नेचर है,
प्रकृति जो है उसको कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि वो निर्जीव है। प्रकृति सदैव सजीव चीज है, उसके अंदर भी दिल होता है, उसके अंदर भी आत्मा होती है, उसके अंदर भी करा होती है जब उसके साथ आप अत्यधिक उसका दोहन करते हैं। और मुझे हमारे राष्ट्रपिता की एक बात याद आती है। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास आदमी के भरण पोषण के लिए हर कुछ उपलब्ध है, लेकिन कोई आदमी यदि लालची हो जाए तो उसके लिए 7 महाद्वीप भी कम पड़ेंगे और भी महाद्वीप बनाने की आवश्यकता है। तो जो नेचर जो है वो आपको फीड करने के लिए तो ठीक है, लेकिन आपके ग्रीड को फुलफिल करने के लिए नहीं है, और हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा शोध इसी पे है कि लोगों को सुरक्षित रास्ते मिले और दुर्गम पहाड़ियों में भी एक रास्ता बने जो कि अस्थायित्व को ध्यान में रखते हुए बने, उसमें प्रोटेक्शन होना चाहिए, जो जाने वाले हैं वो लोग आए। और सुरंग के निर्माण में भी मेरी थोड़ी सी रुचि है। तो सुरंग निर्माण आप जानते हैं कि बहुत सारे देशों में सुरंग का निर्माण किया गया कि वातावरण को सुरक्षित रखें। आपके सरफेस पे जो भी प्लांट हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए अंडरग्राउंड टनलिंग जो है एक सुलभ साधन है। थोड़ा महंगा होता है लेकिन प्रकृति की दृष्टि से अच्छा है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, बड़ी चर्चा में होती है अटल टनल की। जी। अटल टनल जो है एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से जोड़ता है। मिनिमम समय में 15 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। पहले जो रास्ते थे उस पे बर्फ जमी रहती थी। 36-37 किलोमीटर संभवतः दूरी जो है तय करने में घंटों लगता था, और केवल 6 महीना ही आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। 6 महीना जो बाकी बचता था उसमें केवल एयर लिफ्ट कर सकते थे, पानी हो, सब्जी हो, दवा हो, किसी भी तरह के। आज उसने सुगम कर दिया है कि आप 12 महीने उस टनल से जा सकते हैं और मिनिमम समय में आप जा सकते हैं। अब इसका पर्यावरण से क्या संबंध है? अब आप सोचिए कि स्ट्रेसियस कंडीशन में आपकी गाड़ी चल रही है, तो एक तो आपके जीवन के ऊपर खतरा है, रिस्क पे जा रहे हैं। दूसरा, गाड़ियों से कार्बन की अत्यधिक मात्रा निकल रही है जो बर्फ पे जाके जमती है और धीरे धीरे वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है तो जल्दी पिघल जाती है। वो बंद हो गया। कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल जो है या डीजल है वो सबसे कम हो गया, क्योंकि आपको 2 घंटे गाड़ी नहीं चलानी है, 15 मिनट में उतनी दूरी आप तय कर ले रहे हैं। तो सुरंग निर्माण में हमारी विशेष रुचि है, इसलिए कि वो जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, संरक्षित रखने में काफ़ी जो है सहयोग करता है। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ये काम किया है। और तीसरा है कि माइंस के अंदर किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से निकाला जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, वो हमारा प्रयास रहता है। जी, बहुत बेहतरीन बातें और इतनी अच्छी जानकारी आज साझा हुई है। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी बहुत पसंद आई होगी। सर, आने के लिए हमारे कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने विचारों को रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि आपने एक ज्वलंत समस्या के ऊपर एक चर्चा किया। और आज विशेष दिन भी है कि साइकिल दिवस है। तो साइकिल जिस तरह से कार्बन को कम करने में सहयोग कर रही है, उसके लिए भी आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र। आज साहित्य के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट आज मौजूद हैं, साहित्य से जुड़ी हुई बातें करेंगे। हम स्वागत करना चाहते हैं शिव दयाल श्रीवास्तव जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। हम साहित्य की जब बात करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में बहुत सारे सवाल होते हैं। आप कहते 4 दशकों से इस क्षेत्र में हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में आना कैसे हुआ और किस विषयों पे आप ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं? देखिए, बहुत कम से उम्र में ही मेरी रुचि लिखने पढ़ने के मामले में हुई। और दरअसल उस समय, जिस समय की ये बात है, उस समय मेरे जीवन में एक तरह से कह सकते हैं कि आंदोलन और लेखन दोनों साथ साथ आया। तो जेपी आंदोलन का दौर था और मैं मैट्रिक आईए में पढ़ता था, और उसी समय मेरी पहली रचना आई। और उस पहली रचना का जो रोमांच था, जो उत्तेजना था, उसने मुझसे बार बार लिखवाया। और मैंने शुरू से ही
अलग अलग विधाओं में लिखा। मैंने कविताएं भी लिखी, उसी समय मैंने लेख भी लिखे, निबंध भी लिखे, कुछ कहानियाँ भी लिखी। और मेरा जो लेखन है उसका पहला प्रकाशन आपके आकाशवाणी पटना में उस समय जो कार्यक्रम चलता था युववाणी, तो दरअसल युववाणी से मेरी शुरुआत हुई और वो सफ़र अभी तक चल रहा है। क्या बात। जी, आपके बारे में हमने पढ़ा श्री दयाल जी कि आपने ऊर्जा क्षेत्र में नौकरी को छोड़कर वर्ष 2000 में आप लेखन के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आप रम गए। तो इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया, ऊर्जा क्षेत्र में आपने नौकरी छोड़ी, उसके बाद लेखन के क्षेत्र में आप रह गए, तो ये डिसीजन आपने कैसे लिया? यह एकाएक हुआ या फिर किसी तरह की कोई बीच में ऐसा कोई कारण आ गया कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ी? परिवार लोगों का क्या रिस्पॉन्स था उस वक्त? देखिए, एक स्टेज पर आपको कोई निर्णय लेना पड़ता है और ये एकाएक तो नहीं हुआ था। किसी समय मैंने ये निर्णय लिया था कि नौकरी की जाए। सरकारी नौकरी का एक क्रेज भी होता है और दबाव भी बहुत होता है, लेकिन वो नौकरी मैंने निभाई भी जहाँ तक निभी। लेकिन एक समय पे मुझे लगा कि ये मेरा एरिया नहीं है, ये मेरा जॉनर नहीं है, और तब मुझे लगा कि मुझे पूरी तरह से जो मैंने सोच के रखा है और मेरे मन में जो कुछ था, जो कुछ लिखना था, जिन विषयों पे लिखना था, तो नौकरी उसमें एक रुकावट थी और एक बंधन की तरह थी। तो इसलिए मैंने ये अंतिम रूप से निर्णय लिया। परिवार का सहयोग था तभी हुआ और ये अभी तक चल रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है ऋचा, सच में नौकरी छोड़कर। जब ये कहते हैं कि अगर साहित्य हो, चित्रकारी हो या फिर संगीत हो, अगर ये चीज़ें लोग सेकेंडरी देखते हैं और पहले समझते हैं कि पहले नौकरी कर ले, और सर आपने नौकरी छोड़ के और फिर इस क्षेत्र में आ गए, तो कहाँ से ये प्रेरणा मिली? क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है, क्यों राकेश, बहुत बड़ा ये स्टेप है अपने लिए उठाना। तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि आपको साहित्य के क्षेत्र में ये सब चीज़ छोड़ के जाना है? जीवन को जीने का सबका अपना तरीका होता है और मानदंड भी होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन का मान खुद तय करता है। तो एक जो आम जीवन होता है उसमें तो सब लोग काम करते हैं, कमाते हैं और एक सुरक्षा की स्थिति अपने लिए निर्मित करते हैं और उसमें अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अगर ये किसी तरह से एश्योर्ड हो जाए तो आपका बाकी का काम, बाकी के लिए, बाकी जो कुछ आप चाहते हैं उसके लिए एक आपके लिए अवसर मिलता है और एक स्पेस मिलता है। तो लेखन एक ऐसी चीज़ है जिसमें सच पूछिए तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आज़ादी चाहिए, जिसमें आपको एक स्वतंत्र चेता जो मन होता है, जो व्यक्ति होता है, वो अपने को ज़्यादा खोल पाता है। और नौकरी कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए, जैसे मेरे लिए, मुझे लगता था कि रुकावट हो रही है और इसीलिए मैंने अपने को खोला और उस बंधन से मुक्त होकर मैंने अपने को लेखन से पूरी तरह से जोड़ दिया, ये कह सकते हैं। तो बंधन मुक्ति वहाँ नौकरी से, लेकिन यहाँ तो बंधन से फिर तो लेखन का बंधन है जो अभी तक चल रहा है। आप अपनी किताबों के बारे में बताएं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी और बेहतरीन किताबें लिखी हैं जो कि प्रकाशित हुई हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। जी, मैंने कहा मेरा पहला उपन्यास था चिंते पलछिन, और दूसरा उपन्यास बहुत सालों बाद आया, एक और दुनिया होती। वो जो जेपी आंदोलन की जो परिवर्तनकामी धारा थी, जो ज़मीनी धारा थी, जो सत्ता की राजनीति से अलग हटकर वो जो जनता की राजनीति से एक तरह से कह सकते हैं कि जुड़ी, व्यवस्था परिवर्तन के काम में, तो उस धारा पर केंद्रित मेरा उपन्यास है वो एक और दुनिया होती। उसका अनुवाद भी हुआ मराठी में और अगले ही साल हुआ 2018 में
केला होता अट्टहास, इसका अनुवाद किया रेखा देशपांडे ने। और इसकी समीक्षा जो प्रख्यात समाजवादी चिंतक हैं और लेखक हैं सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने इसकी समीक्षा भी लिखी। तो ये एक मेरे लिए बड़ा आश्वस्तिदायक एक प्रसंग रहा। और एक मेरा कहानी संग्रह 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था, मुन्ना बैंड वाले उस्ताद। तो दरअसल वो एक चर्चित कहानी थी और 11 कहानियों का संग्रह है। उसमें नॉस्टैल्जिया कहानी है, खबर कहानियाँ हैं। तो जो भी उस समय 2 लंबी कहानियाँ जो अप्रकाशित है सीधे संग्रह में आई और जिन्हें पसंद किया गया। तो ये 3 मेरी कथाकृतियाँ हैं, कह सकती हैं। और जो वैचारिक लेखन है मेरा, तो वो अलग से है। मेरा एक निबंध संग्रह पिछले दिनों प्रकाशित हुआ 2 साल पहले, स्वतंत्र हुए स्वाधीन होना है। तो मैंने जनसत्ता में भी लगभग 10 सालों तक लगातार लेख लिखे थे और कई जगहों पे और भी दूसरी पत्र पत्रिकाओं में भी मेरे जो लेख छपे थे। तो प्रमुख लेखों निबंधों का वो संग्रह है। एक और संग्रह है जो प्रकाशनाधीन है, कह सकते हैं, वो उसका भी प्रकाशन होगा, जल्दी होगा। जी शिवदयाल जी, जेपी आंदोलन पर भी आधारित आपकी 3 किताबें, अपने साथ भी अपने कुछ किताबों को लाया है, जरूर चाहेंगे उनके बारे में भी दिखाएं और बताएं। जी, ये जो उपन्यास है, एक और दुनिया होती, एक दरअसल ये जेपी आंदोलन की अर्धशती वर्ष है। तो 50 साल हो गए उस आंदोलन को। ये उपन्यास मैंने लिखा, काफ़ी समय लगा इसमें। और इसी साल एक मेरी प्रकाशित हुई किताब, ये जयप्रकाश जी के प्रमुख जो उनका जो लेखन है उसका संकलन है और करीब 550 पृष्ठों की ये किताब है। ये सेतु विचार श्रृंखला से आई है। तो विश्व पुस्तक मेले में इसका ये किताब आई दिल्ली में। और एक और जो किताब है, ये भी एक दस्तावेजी किताब है, क्योंकि जेपी आंदोलन और भारतीय लोकतंत्र, इसमें 26 लोगों के लेख हैं जो आंदोलन से जुड़े थे, यह आंदोलन को जिन्होंने नज़दीक से देखा था। और कई बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं आंदोलन के, जो जिनमें से अधिकांश के बारे में लोगों को शायद पता नहीं। तो ये सब हाल की किताबें हैं। एक भारत का लोकतंत्र, एक मेरी किताब है, ये जो लोकतंत्र मतलब कॉमनर्स के लिए है, जो सामान्य लोग हो सकते हैं। तो उनमें अपनी ये जो प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली, उसके बारे में एक समझ विकसित कर सकें इसके लिए। अभी बदलते दौर के साथ अगर सर देखें तो आपने बहुत जो पुस्तकें लिखी हैं और आजकल के बदलाव में बच्चों में जो है पढ़ने की क्षमता भी कम हो गई है। तो साहित्य का क्या जीवन में प्रभाव है, इसके बारे में कुछ बता दें। साहित्य का जीवन में ये प्रभाव है कि पहले तो मैं आपके सामने बैठा हूँ जी, क्योंकि साहित्य अगर मेरे जीवन में नहीं होता तो मैं शायद आपके पास नहीं होता। साहित्य दरअसल उसका सबसे बड़ा काम है कि आपको एक मनुष्य के रूप में ढालता है साहित्य। और साहित्य को सिर्फ एक लिखित साहित्य के रूप में ना देखें। जो मूल्य होते हैं, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जो हस्तांतरित होते जाते हैं, उन मूल्यों का संरक्षण और संवर्धन, ये साहित्य का मूलभूत काम है। तो जैसे अब टेक्नोलॉजी के बरक्स अगर इसको आप देखेंगे, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना है, इसका मूल्य फिर कहाँ से आएगा, इसको करना क्या है। अब मान लीजिए आपके पास कोई एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात हो रही है, तो इसका उपयोग कैसे करना है, ये साहित्य का मूल्य निर्धारित करता है। तो साहित्य जो है दरअसल मनुष्यता को सामने रखकर आपके लिए, समाज के लिए, संसार के लिए एक मानदंड तय करता है कि हमारी जो आगे की पीढ़ी है, हमारा जो मानवता का भविष्य जो क्या है, वो क्या होना चाहिए।
हमारी जो आपसी समझ है, हमारी जो आपसदारी है, वो कैसे संरक्षित हो। जी बिल्कुल। इसमें एक बड़ा मुझे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है कि दरअसल आज के भौतिकवादी युग में भी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मानव जीवन की जो सर्वोच्च उपलब्धि है वो सच्चे और निस्वार्थ संबंधों को निभाने में है, और इसके मूल में संवेदना है। तो आज जो है वो स्थिति परिस्थिति इस तरह से है कि संवेदना का स्रोत ही सूख रहा है, तो इसको फिर से जिलाने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो साहित्य है। बहुत बहुत बढ़िया बात तो सही है कि आप साहित्य को पकड़ के रखेंगे तो शायद जीवन जीना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सर, इतनी अच्छी बातें करने के लिए और साहित्य के बारे में ये जानकारी देने के लिए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा, टेक्नोलॉजी से साहित्य तक। आपको बता दें कि आज प्रोग्राम के हाइलाइट्स में आप 12:02 पे खुला आकाश दे सकते हैं और 4:05 पे लोकगीत देख सकते हैं। उससे पहले आप लिखिए हमारा पता, आज आपको जो है आज हमारा कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए। हमारा पता है, हमारा पता कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।